हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग रियली वेल। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में बात करना शुरू किया था और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन कौन से कंपाउंड में शो करता है और क्या क्या कंडीशंस होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और उसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने आखिरी पार्ट हम लोगों ने किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन पॉली एल्कीन, जिसे हम लोगों ने एलीन भी बोला था। एलीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कब शो करता है वहां पे हम लोगों ने खत्म किया था और मैंने वहां पे बताया था कि एलीन्स में ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड लगातार जुड़े होने चाहिए सिस्टम में। अगर किसी पॉलीईन में लगातार मैनर में डबल बॉन्ड जुड़े हुए हों, 2, 3, 4, 5 कई भी हो सकते हैं, उस सिस्टम को हम लोग एलीन सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, एलीन सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कब शो करता है इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए एलीन में ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने चाहिए। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्यों कंपलसरी है इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था कि अगर ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड है तभी एक दूसरे के अपोजिट रोटेशन से उनके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है। अगर स्विच कर दिए जाए ग्रुप्स को तभी उसमें चेंज आता है। ये बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। वहीं से हम लोग आगे बढ़ाते हैं डेरिवेटिव ऑफ एलीन्स। डेरिवेटिव ऑफ एलीन्स का क्या सेंस है, बोला गया है एल्किलिडीन। आपको याद होगा हमने आईयूपीएससी में इसके बारे में बात किया था। एल्किलिडीन या फिर स्पाइरेंस, ये दोनों थोड़ा सा एडवांस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। आज तक जनरली हर एग्जाम में पूछा नहीं गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन है थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं तो किस तरह से इसमें होता है। जैसे एक कंपाउंड ये दिया गया है, इसमें आप देखिए इसे एल्किलिडीन बोलेंगे। एल्किलिडीन का यार मतलब हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि बेंजीन रिंग से एक डबल बॉन्ड जुड़ा हो। बेंजीन रिंग होना जरूरी नहीं, कोई रिंग से एक डबल बॉन्ड जुड़ा हो, डायरेक्ट उस रिंग से डबल बॉन्ड जुड़ा हो और उस ग्रुप को, उस कंपाउंड को एल्किलिडीन बोलते हैं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर का क्या मतलब है। अब इस डबल बॉन्ड, जैसे कि ये रिंग जो है, इस रिंग को आप कंसीडर करेंगे एक डबल बॉन्ड की तरह। इस रिंग को आप एक डबल बॉन्ड की तरह कंसीडर करेंगे। अच्छा, अगर इस रिंग को हम लोग एक डबल बॉन्ड की तरह कंसीडर करते हैं, इस रिंग को, तो एक डबल बॉन्ड और एक्स्ट्रा आ जाएगा और एक डबल बॉन्ड पहले से था और बाकी जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उसको आप अपने जगह पे प्लेस कर दीजिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको नजर आएगा कि यार ये एलीन जैसा कुछ है। अच्छा, एलीन जैसा है तो जरा इसको ध्यान से देखिए। इससे मैंने बताया था इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने की वजह से ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इस वजह से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होती है। इसीलिए मैंने वहां बोला था कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के होते हुए अब यहाँ पे ए और बी जो है बराबर है। यहाँ पे ए और बी जो है इक्वल डिस्टेंस पे है। अच्छा, ए और बी जब इक्वल डिस्टेंस पे होंगे तो ये बात हम प्रेडिक्ट कर चुके हैं पहले भी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ए यहाँ पे है, ए और बी यहाँ पे है, दोनों सेम डिस्टेंस पे है, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन को ऊपर नीचे करने से इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, अगर स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एल्किलिडीन है, मतलब एक रिंग है उसके साथ एक पाई बॉन्ड है, तो ऐसे सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और लिखा गया हम लोगों ने, यहाँ पे भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर। अच्छा, आप फिर से जो ये रिंग दिखा रहा आपको, इस रिंग को पाई बॉन्ड की तरह अगर कंसीडर कर लेते हैं, जरा देखिए क्या चेंज आएगा। अगर रिंग को पाई बॉन्ड की तरह कंसीडर कर लेते हैं तो दो रिंग है, उन दोनों रिंग को अगर हम लोग पाई बॉन्ड की तरह कंसीडर कर लेते हैं, जो कि एक पाई बॉन्ड ऑलरेडी था। अब आपको जो ये एलीन सिस्टम नजर आ रहा है, ये ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का समझ में आ रहा है। और इस सिचुएशन में ए नॉट इक्वल टू बी है, ए और बी कभी बराबर नहीं है,
मतलब डिस्टेंस की बात करें तो ये, और ये बात पता है यार कि ये दोनों अगर ग्रुप है तब भी सेम तरीके से अलग अलग होने चाहिए, ए और बी बराबर नहीं है इस केस में, तो यहाँ पे हम ये बात कर रहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। यानी अगर एल्कलीडीन में एक पाई बॉन्ड लगा हो तो मतलब उसको इस तरह से हम कन्वर्ट करके देख सकते हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। लेकिन अगर एल्कलीडीन में पाई बॉन्ड विथ रिंग हो और उसको एलीन्स बनाने में ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आते हैं तो ये बात हम जान लेंगे कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, इसमें फिर से देखिए ये किस तरह का सिस्टम है। यहाँ पे दो पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं और एक रिंग नजर आ रहा है। दो पाई बॉन्ड एक रिंग, तो फिर से हमें क्या करना होगा, उस रिंग को फिर से एज ए पाई बॉन्ड ट्रीट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर उस रिंग को एज ए हम पाई बॉन्ड ट्रीट करते हैं तो आपको एक एलीन सिस्टम नजर आएगा। वो एलीन सिस्टम क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के साथ नजर आएगा। ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के साथ नजर आ रहा है तो हम ये जानते हैं ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कंटेनिंग एलीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। अच्छा, इस सिस्टम को जरा देख के बताइए, इस सिस्टम को जरा देख के बताइए क्या ये एल्कलीडीन है या स्पाइरेन है। तो बहुत जल्दी से लोग समझ पा रहे होंगे कि एक कार्बन से जब दो रिंग फ्यूज हो, हम लोग बाइसाइक्लिक कंपाउंड में हम लोगों ने पढ़ा था, स्पाइरेन पढ़ा था, तो उन समय स्पाइरेन को हम लोगों ने देखा था कि जब एक कार्बन से दो रिंग आपस में फ्यूज हो तो ऐसे सिस्टम को स्पाइरो सिस्टम बोलते हैं। स्पाइरेन ये पूरा कंपाउंड है। अच्छा, स्पाइरेन में भी ऐसा ही है। अब फिर से अगर स्पाइरेन में देखें तो स्पाइरेन में फिर से दो बॉन्ड है। अच्छा, अब क्या होता है कि अब सिस्टम को ये थोड़ा सा अलग आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है। अगर आप इसे थोड़ा सा 3D विजुअलाइजेशन में देखने का प्रयास करें, कुछ इस तरह से, जैसे कि एक रिंग तो आपको नजर आएगी कुछ इस तरह से बोर्ड के प्लेन में, और अगर हम लोग दूसरे रिंग की बात करें तो दूसरा रिंग कुछ इस तरह से होगा। अच्छा, आप जरा इसको देखने का प्रयास करें और आप बताएं। अच्छा, अब इस डैश बेस का मतलब तो आपको पता हो चुका होगा क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में डैश बेस और सॉलिड बेस का सेंस क्या है थोड़ा सा समझा था। अच्छा, अगर ये रिंग बोर्ड के प्लेन में है, अच्छा ये रिंग अगर बोर्ड के प्लेन में है तो जो ये रिंग है ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है। समझने का प्रयास करें, अगर ये रिंग बोर्ड के प्लेन में है तो ये रिंग ऐसे ना हो कि ऐसे है। अच्छा, अगर ये ऐसे है तो ये ए क्या होगा, इनसाइड द बोर्ड, और ये बी क्या होगा, आउटसाइड द बोर्ड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ए होगा इनसाइड द बोर्ड और बी होगा आउटसाइड द बोर्ड, मतलब ये ऐसे होगा। अच्छा, अगर इनसाइड ए है बी आउटसाइड है तो ए को इधर मिलाइए बी को इधर मिलाइए, तो क्या ए और यहां से बी की डिस्टेंस सेम होगी? सोच के देखिएगा, अगर इसको ए से मिलाइए इसको बी से मिलाइए तो दोनों डिस्टेंस सेम होगी कि नहीं? दोनों डिस्टेंस सेम होगी। अगर ये दोनों रिंग आपस में परपेंडिकुलर है, और ये दोनों रिंग आपस में परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा ड्यू टू स्टेबिलिटी। अब इसी वजह से अगर इनका डिस्टेंस दोनों सेम आ रहा है तो ए ऊपर हो या बी नीचे हो, कुछ भी हो, तो ये कंपाउंड क्या होगा, यहाँ पे ए इक्वल टू बी है। अगर ए इक्वल टू बी है तो इस केस में भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। अच्छा, आप किसी के दिमाग में तुरंत एक बात समझ में आ रही होगी कि अच्छा यहाँ पे दो रिंग है, अच्छा एक रिंग अगर और फ्यूज्ड होता, इसमें इसी सिस्टम में एक रिंग और फ्यूज होता तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर जाता, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर जाता। कैसे? इसके परपेंडिकुलर ये, अगर तीसरी रिंग होती तो ये दोनों एक ही प्लेन में होते, ये और ये अगर अगला रिंग होता तो वो एक ही प्लेन में होते। चलिए हम लोग उसे करके देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने और यहाँ पे लिखा है, इसे समझने का प्रयास करें। अब इस बार क्या है, तीन जो रिंग है ये आपस में फ्यूज है, तीन रिंग जो है आपस में फ्यूज है, ये भी स्पाइरो सिस्टम ही है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं क्या ये स्पाइरो सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। क्या ये स्पाइरो सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं? फिर से वही बात है भैया, जैसे कि हम लोग पिछले एग्जांपल में देखा था कि वहां पे दो रिंग आपस में फ्यूज थी, तो ये दोनों रिंग आपस में परपेंडिकुलर थे।
जरा इसी को हमने थोड़ा सा ढंग से बनाने का प्रयास किया ताकि आपकी जो विजुअलाइजेशन है वो आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आए। जरा देखिए, ये दोनों रिंग हमने बताया कि अगर ये बोर्ड के प्लेन में है तो ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अच्छा, अगर ये इस परपेंडिकुलर है तो ये उसके परपेंडिकुलर है। अच्छा, अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो क्या ये और ये दोनों सेम प्लेन में नहीं होंगे? ध्यान दीजिएगा, ये और ये आपस में सेम प्लेन में होंगे, तो इससे अगर हम यहां से A और यहां से B देखें तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों अलग अलग होंगे। इस A से यहाँ की दूरी और इस A से यहाँ B तक की दूरी दोनों अलग अलग होंगे। अगर ये दोनों डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों अलग अलग हैं तो इसके पोजीशन बदलने से कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। यही बात तो हम पहले से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि A नॉट इक्वल टू B, अगर A नॉट इक्वल टू B है तो नो डाउट क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो कुछ इस तरह से इसमें देखा जा सकता है। रिंग कोई भी हो सकता है। अब इसी के रिजेंबल में अगर हम लोग, जरूरी नहीं कि हमेशा रिंग एक ही जैसी हो। जैसे कि अगर मैं रिंग थोड़ा सा बदल दूं, इस बार मैं रिंग कुछ ऐसा रख दूं, इस बार जैसे यहाँ पे मैं CS3 ले लूं, यहाँ H ले लूं, यहाँ पे CS3 ले लूं, यहाँ पे H ले लूं। अब जरा देखिए, फिर से ये दोनों रिंग आपस में परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो पहला और तीसरा वाला जो पार्ट होगा वो सेम प्लेन में होगा। तो यहाँ पे भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, अगर ये H सेम साइड है तो ये सिस फॉर्म है। जैसे कि अगर हम बात करें ये, तो लिख सकते हैं आप ये सिस आइसोमर है। अगर ये सिस आइसोमर है तो ट्रांस आइसोमर बना सकते हैं आप। यहाँ पे H, यहाँ पे CS3, यहाँ पे H, यहाँ पे CS3। अब ये क्या है, इसे आप बोलेंगे ये भी उसी का पार्ट है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये शो करेगा, लेकिन ये ट्रांस आइसोमर है। क्या है? ट्रांस आइसोमर। तो ध्यान दीजिएगा, ऑड नंबर ऑफ रिंग आपस में फ्यूज है, मतलब स्पायरो कंपाउंड है, तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इवन नंबर ऑफ रिंग अगर फ्यूज है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? कारण बहुत साफ है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होने से डिस्टेंस, मतलब अगर स्विच किया जाए ग्रुप्स को, एटम्स को, तो वो सेम रहेंगे दोनों, स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। अगर स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा तो उसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइनली हम लोगों ने खत्म कर लिया है, जितने टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। अब उसमें से एक छोटा सा पार्ट आता है, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अभी तक हम जितने बात कर रहे थे उसे हम बना बना के देख पा रहे थे। अब अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें डबल बॉन्ड या एक ना हो, दो हो, तीन हो, चार हो, मतलब डबल बॉन्ड ज्यादा हो, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि आप उसे बना के नहीं चेक कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम डायरेक्ट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर डायरेक्ट हम लोग उसे काउंट कर सकते हैं, डायरेक्ट हम उसे निकाल सकते हैं। उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करते हैं। तो कैलकुलेशन द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन ए कंपाउंड। अब आपके पास अगर कोई कंपाउंड दिया गया हो तो उस कंपाउंड में बिना आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को ड्रा किए हुए कुछ फॉर्मूले हैं, उनकी हेल्प से डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं, बिना हम उसके कॉन्फ़िगरेशन को पलटे, ना ही उससे ड्रा किए, डायरेक्ट हम बता सकते हैं देख के इस फॉर्मूले की हेल्प से कि इस गिवन कंपाउंड में टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। तो अब कंपाउंड किस तरह से होंगे इस पे भी थोड़ी सी बात कर लें। कंपाउंड या तो सिमेट्रिकल हो या तो अनसिमेट्रिकल हो, दो ही केस बनने वाले हैं। सिमेट्रिकल का मतलब कि दोनों एंड जो है वो सेम हो। अगर सिमेट्रिकल होंगे तो दोनों एंड्स जो है वो सेम होंगे।
अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो जो टर्मिनल्स हैं या एंड्स हैं वो दोनों अलग अलग होंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने केस पहला इसमें हम लोगों ने बनाया फर्स्ट केस, इफ कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है देन उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है कैपिटल N इक्वल टू 2 के पावर स्मॉल n, वेयर स्मॉल n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन ए कंपाउंड, जहां पे स्मॉल n जो है वो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है और कैपिटल N को आप जानते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ GI इन ए कंपाउंड, इन ए कंपाउंड। ओके, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसी में बात समझने का प्रयास करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH और ये C2H5। सबसे पहले आप देखिए क्या ये जो कंपाउंड दिया गया है, जो स्ट्रक्चर ये दिया गया है, क्या हम उस स्ट्रक्चर में ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो हम पहले सोचेंगे कि ये अप्लाई कब करना है। ये अप्लाई तब करना है जब कंपाउंड कैसा हो, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल का क्या मतलब है जरा देख लीजिए। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि कहीं से अगर हम लोग स्ट्रक्चर को कट करें तो कट करने के बाद दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, डिवाइड हो जाए। ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिकल का मतलब यही है कि मॉलिक्यूल को कहीं से कट करें तो वो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाए। अगर दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो हम ये बोलेंगे कि वो कंपाउंड, वो स्ट्रक्चर या वो मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल है। क्या जरा देख के बताइए, यहाँ पे किसी बॉन्ड के थ्रू या किसी एटम के थ्रू हम कट करके ये दोनों पार्ट अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं क्या। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम अगर यहां से कट करें तो ये वाला पार्ट अलग अलग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस डबल बॉन्ड से मिथाइल लगा हुआ है और इस डबल बॉन्ड से इथाइल लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इस डबल बॉन्ड से मिथाइल लगा हुआ है, इस डबल बॉन्ड से इथाइल लगा हुआ है, तो ये कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है, क्या है, अनसिमेट्रिकल। अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें ये पता चल गया है क्योंकि ये कंपाउंड क्या है, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल के साथ एंड n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है, तो आप 2 के पावर n अप्लाई कर सकते हैं। 2 के पावर n अप्लाई करने के बाद आपको कैपिटल N की वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी 4, यानी टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस कंपाउंड में कितने आएंगे, 4 आएंगे। बात समझ में आ रही? ओके। अच्छा, आप किसी को लग सकता है कि ये तो हम लोगों ने देख लिया, अच्छा क्या हम ये कैसे कर सकते हैं। तो एक मिनट के लिए जरा हम इसे आप देख लीजिए, उसके बाद मुझे हटाना पड़ेगा थोड़ा, फिर मैं आपको बता के इसको ड्रा करके भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। हटा दिया जाए, ओके। तो जरा देखिएगा इसे हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। हम इसे हटा नहीं रहे हैं जो अभी हम लोगों ने बनाया। अब इसको 4 हम लोग का आंसर तो आ गया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब जरा हम लोग इसको बनाएं अगर, तो जरा देखिएगा किस तरह से हम बना सकते हैं। कुछ इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। जरा देखिए, यही स्ट्रक्चर बनाया, CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब जरा देखिएगा इस पाई बॉन्ड के अबाउट ये अरेंजमेंट कैसा है, सिस। इस पाई बॉन्ड के अराउंड इसका अरेंजमेंट सिस है, इस पाई बॉन्ड के अराउंड भी इसका अरेंजमेंट सिस है। अच्छा, पहला स्ट्रक्चर जो आया वो दोनों पाई बॉन्ड के अबाउट क्या आया, सिस सिस, यानी पहला जो आया आपका वो सिस सिस आया, यानी एक स्ट्रक्चर तो हमारा बन गया। दूसरा क्या बन सकता है, अब किसी के दिमाग में आ गया होगा सर कि दोनों सिस सिस आपने बना दिया, एक को सिस रहने दीजिए, दूसरे को ट्रांस कर दीजिए। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। चलिए हम एक को सिस रहने दे रहे हैं, दूसरे को ट्रांस कर दे रहे हैं। सिस रहने देने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों एच को सेम रहना पड़ेगा, दोनों एच को सेम रहना पड़ेगा। ध्यान देना है, ऊपर वाला ट्रांस हम बना रहे हैं, इसको ट्रांस करना पड़ेगा। तो इस बार C2H5 को ऊपर कर देते हैं, C2H5 को ऊपर कर दिया, H नीचे कर दिया। अब अगर आप देखें तो ये सिस ही रहा, ये डबल बॉन्ड जो अरेंजमेंट है वो सिस रहा, लेकिन इस डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट क्या हो गया, ट्रांस।
क्योंकि एच अपोजिट है, यहाँ एच सेम है। अब पहला बना सिस सिस, दूसरा बन गया सिस ट्रांस, तीसरा क्या करें? तीसरा क्या करें? बिल्कुल सही किसी ने सोचा अपने दिमाग में, ट्रांस सिस कर दें। तीसरा वाला आइसोमर हम जो बनाए वो पहला वाला ट्रांस कर दें और दूसरा वाला सिस कर दें। चलिए हमने दूसरा वाला सिस कर दिया और पहला वाला ट्रांस कर दिया। देखिए ये एच और ये एच अपोजिट साइड है, तो इस पाई बांड के अबाउट ये अरेंजमेंट कैसा दिख रहा है? ट्रांस। ये अरेंजमेंट ट्रांस दिख रहा है। जरा इस पाई बांड को देखिए, इस पाई बांड के अबाउट इस अरेंजमेंट एच सेम साइड है, तो अरेंजमेंट कैसा है? सिस। सिस सिस अरेंजमेंट बना दिया, सिस ट्रांस अरेंजमेंट बना दिया, ट्रांस सिस अरेंजमेंट बना दिया। कोई बच रहा है? कोई बच रहा? हाँ, किसी के दिमाग में आया सर दोनों ट्रांस ट्रांस बना दीजिए। हाँ बिल्कुल सही, ट्रांस दोनों बन सकता है। तो शायद हम लोग का यही एक छूट भी रहा था, यही एक आइसोमर छूट रहा था जो फार्मूले की हेल्प से हम लोग 4 बना चुके हैं। देखिए ये पाई बांड के अराउंड जो इसका अरेंजमेंट है वो आपको नजर आ रहा होगा कि ये ट्रांस अरेंजमेंट है। इस पाई बांड के अबाउट जो अरेंजमेंट समझ में आ रहा है ये भी समझ में आ रहा होगा, ये ट्रांस है। अब आपके सामने 2 आ गए। देखिए सिस सिस पहला वाला हम लोगों ने बनाया, दूसरा बनाया क्या? सिस ट्रांस, और तीसरा बनाया ट्रांस सिस, और चौथा हम लोगों ने क्या बनाया? ट्रांस ट्रांस। ये 4 आइसोमर हम लोगों ने यहाँ फार्मूले की हेल्प से भी बनाया। अच्छा अब अगर आप सोच के देखिए, हम लोगों ने अभी छोटा स्ट्रक्चर था, 2 ही पाई बांड थे, तो हम लोगों ने बना बना के स्ट्रक्चर को काउंट कर लिया, ज्यादा समय नहीं लगा। लेकिन आप खुद सोचिए, अच्छा अगर यही डबल बांड 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो क्या ऐसे बना बना के चेक कर पाना पॉसिबल है? हाँ, अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए और सीधे सीधे आपको एक डिजिट का आंसर आपको बताना हो, द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल इन ए गिवन कंपाउंड, ऑप्शन हो 2 3 4 5, बस ऐसे ऑप्शन हो, तो आप वहां पे तो ये जो 2 मिनट लगे इसको ड्रा करने में, सोचने में, ये समय नहीं गंवाएंगे। बस आप चेक करेंगे कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पहला ही केस अभी आप लोगों ने डिस्कस किया कि कंपाउंड क्या था? अनसिमेट्रिकल, और उसमें फॉर्मूला रख दिया 2 के पावर n। ठीक है, अगले केस पे आते हैं। ओके, दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। दूसरा केस है इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिकल देन। तो इस बार फार्मूला थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको फार्मूले को 2 के पावर n-1 लिखेंगे प्लस 2 के पावर p-1, जहां पे n का मीनिंग आप जानते हैं, स्मॉल n का मीनिंग नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कैपिटल N का मीनिंग आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल। अब यहाँ स्मॉल p के बारे में थोड़ी सी बात लिखी गई है। स्मॉल p की वैल्यू n/2 होगी, स्मॉल p की वैल्यू n/2 होगी जब n इवन होगा, n इवन नंबर होगा, और p की वैल्यू n+1/2 होगा जब n ऑड होगा। यानी p की वैल्यू आपको n पता होते ही p आपको पता चल जाएगा। अगर n आपका इवन नंबर ऑफ पाई बांड है तो उसे डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, p आ जाएगा। अगर स्मॉल n आपका ऑड नंबर ऑफ डबल बांड है तो +1 करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो p आ जाएगा। तो p और n आपस में कनेक्टेड है। अब आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा गया, इस एग्जाम्पल में आप समझने का प्रयास करते हैं क्या ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। हर किसी में अप्लाई नहीं करना है, इसके लिए पहले ये देख के जान लेना ही जरूरी है कि 2 केस में से कौन सा केस अप्लाई करना है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सिमेट्रिकल केस, तो ऑब्वियस सी बात मैं सिमेट्रिकल ही लिखूंगा यहाँ पे। तो जरा देख के बताइए सिमेट्रिकल है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं इस पाई बांड के अबाउट मैं मॉलिक्यूल को कट कर देता हूं तो जरा देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है या नहीं, देख के अपने आप बताइए। तो देख के तुरंत आप बता पा रहे होंगे कि सर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बिल्कुल सेम है। इधर आए CH, इधर भी गए CH, इधर आए CH, इधर भी गए CH, यहाँ डबल बॉन्ड उतने डिस्टेंस पे उतना यहाँ, और लास्ट में टर्मिनल पे यहाँ भी CH3 है और टर्मिनल पे यहाँ भी CH3 है। तो इस केस में ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल है तो हम तुरंत लिख लेंगे, क्योंकि ये
सिमेट्रिकल है, एंड स्मॉल n इक्वल टू क्या है, 1 2 3, स्मॉल n इक्वल टू 3 है। अच्छा 3 को देख के समझ में आता है कि ये ऑड है। अच्छा अगर ये समझ में आता है तो हमें p पता कर पाएंगे क्या, p क्या होगा, p क्या होगा, n प्लस 1/2, मतलब क्या, मतलब ये 3 प्लस 1/2, यानी p की वैल्यू क्या आ गया, 2। स्मॉल n 3 आपको मिल गया, p 2 मिल गया। अब ऊपर दिए गए फॉर्मूले में सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आप यहां देख पा रहे होंगे कैपिटल N इक्वल टू क्या आया, 6 आ गया। सीधे सीधे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, पहले तो चेक किया कंपाउंड सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल है तभी हम इसे अप्लाई कर पाएंगे। इसे अप्लाई करने के बाद तुरंत लिख लिया क्या है, n मतलब पाई बांड ऑड नंबर है, 3 है, n की वैल्यू ऑड है। अच्छा ऑड है तो n प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे 2 पुट कर दिया और यहाँ पे 3 पुट कर दिया और सारे के सारे वैल्यू रख के हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 6 है। अच्छा फिर किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो आपने 6 किया, ठीक है, और वहाँ पे आपने 2 ही पाई बांड था, तब उसमें 4 आ गए थे। अच्छा इसमें 3 बांड है, अच्छा क्यों ऐसा हुआ, तो आप देखेंगे बेटा कि जो टर्मिनल होने की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बहुत तेजी से बढ़ा नहीं। क्यों, क्योंकि कुछ केसेस आपके यहाँ घट जाएंगे। जैसे कि आप बात करें यहाँ पे सिस ट्रांस 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 सिस, तो उसमें से इसके अबाउट अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो फिर इसको पलट के दोनों को एक बार नहीं लिख सकते, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जरा इसको देखिए। क्या इस कंपाउंड को देख के ये बता पाएंगे कि इसमें केस 1 लगेगा या केस 2, केस 1 क्या केस 2, तो आप देख रहे हैं टर्मिनल दोनों सेम है, टर्मिनल सेम है। और सिमेट्री की बात करें तो इस पाई बांड के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है, इस पाई बांड के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ये बात तुरंत पता चल जाता है कि एक कंपाउंड क्या है, सिमेट्रिकल है। और n की वैल्यू क्या है, अगर देखिए 2। अच्छा 2 बहुत समझ में आता है कि ये 2 भैया इवन है। अच्छा अगर ये पता चल गया तो p की वैल्यू 2 प्लस 1 नहीं, क्योंकि ये इवन है, सीधे डिवाइड बाई 2, यानी यहाँ p की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गया। n भी आपको पता चल गया है, p भी आपको पता चल गया है, दोनों फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 के पावर n, यहाँ 2 के पावर 0, यहाँ 2, और किसी नंबर के पावर अगर 0 होता तो वो 1 होता, ये आप जानते हैं। तो यहाँ कैपिटल N क्या आएगा, कैपिटल N क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पे आप बहुत ही सोच के आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसमें 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं, जबकि अगर यहाँ पे इथाइल था, पहले वाले केस को याद कीजिए आप, यहाँ पे इथाइल था तो 4 आ गए थे, बस यहाँ मिथाइल आ गया तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर घट गया। ऐसा क्यों, जरा आप याद कीजिए। पहले वाले केस में था सिस सिस, ठीक है, सिस ट्रांस ट्रांस सिस और ट्रांस ट्रांस ऐसे। अच्छा यहाँ पे एक केस कौन सा एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे जो सिस ट्रांस था और ट्रांस सिस था, इस बार ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। सोच के देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके बना के चेक कर सकते हैं। सिस ट्रांस एक बार बनाइए, एक बार ट्रांस सिस बनाइए, और फिर दोनों को देखिए, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल आएंगे। तो उन दोनों को 2 बार ना काउंट करके एक ही बार काउंट किया गया, ठीक है। तो इसलिए इस केस में वो एक घट जाता है ऑटोमेटिकली जब ये सिमेट्रिकल केस होता है। जैसे एक क्वेश्चन ये लिखा गया है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन ए कंपाउंड, इन ए गिवन कंपाउंड। ये 3 कंपाउंड आपको दिए गए हैं, इसमें आपसे बस सिस ट्रांस नहीं पूछा भैया इस कंपाउंड में टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, बस ये आप बता दो। तो आप बहुत तेज़ी से आप काम करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और खुद ट्राई करें, उसके बाद इसको देखने का प्रयास करें। देखते हैं
कैसे ये हुआ होगा। अगर हम लोग पहले कंपाउंड की बात करें, तो पहले कंपाउंड को हम तुरंत देख के पहली बात तो हमें यही पता करेंगे ये कौन से केस में जा रहा है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। तो टर्मिनल देख रहे हैं, टर्मिनल पे यहाँ मिथाइल, यहाँ क्लोरीन, यहाँ मिथाइल, यहाँ क्लोरीन, तो टर्मिनल अगर अलग अलग है तो डेफिनेटली ये कभी सिमेट्रिकल नहीं हो सकते, कभी सिमेट्रिकल नहीं हो सकते। तो हमें ये बात समझ में आता है ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। अच्छा, ये अगर अनसिमेट्रिकल है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अनसिमेट्रिकल है एंड स्मॉल n क्या है, दो पाई बॉन्ड है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे 2 के पावर n यानी 2 के पावर 2, यहाँ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 आ जाएगा। अनसिमेट्रिकल केस में ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको, सीधे सीधे आप उसे कर सकते हैं। अच्छा, पहले वाला केस हम लोगों ने खत्म कर दिया, पहला वाला तो हो गया। अच्छा, दूसरे वाले को जरा देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये CH डबल बॉन्ड CH होल 4 क्या है। इसे थोड़ा सा आप अपने तरीके से लिखिए, अपने अंदाज में लिखिए, जैसे आप देखना पसंद करते हैं। मतलब ये वाला पार्ट 4 टाइम्स आएगा। जैसे देखिए CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH, एक बार 2 3 और एक बार यहाँ पे और आएगा, यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ CH और ये CH3। अब जरा देखिएगा, इसी के आगे ये जुड़ेगा 1 2 3 4 है ये। अच्छा, अगर आप देखिए सिमेट्री के बात सोचिए, सिमेट्री के बारे में सोचिए, तो टर्मिनल्स दोनों के दोनों सेम है, टर्मिनल्स दोनों के दोनों सेम है। तो अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4, 2 पाई बॉन्ड इधर कर दिए, 2 पाई बॉन्ड इधर कर दीजिए, और यहाँ से आप मॉलिक्यूल को कट कर देंगे तो आप इसको सिमेट्री नजर आएगी। आप इसको एक साथ बनाइए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, ऐसे करके आप बनाइए। मतलब ये CH2 4 टाइम्स आना चाहिए CH3 के बीच में। अगर आप ऐसे ड्रा करके आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये कंपाउंड क्या है, सिमेट्रिकल है। तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ कि ये कंपाउंड क्या है, सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल होते ही समझ में आता है कि हमें केस 2 अप्लाई करना है, यानी हमें स्मॉल n और स्मॉल p चाहिए। स्मॉल n यहाँ पे 4 है, 4 होते ही हमें समझ में आता है कि स्मॉल n क्या है, इवन है, इवन है तो p4/2 यानी 2 आ गया, n भी आ गया, p भी आ गया। तो आपके पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है उसी फॉर्मूले में वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। स्मॉल n क्या है 4 यानी 4 - 1, p क्या है 2 - 1। अब यहाँ 4 - 1 3, 2 - 1, यहाँ पे 8 + 2 यानी यहाँ पे 10 आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 10 आ रहे हैं। इस कंपाउंड में 10 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ रहे हैं। अब आप सोचिए 10 को अगर बना के आपको चेक करना हो तो कितना समय लग जाएगा। तो इसीलिए आपको बस देख के जज करना होगा कि कंपाउंड ये कैसा होने वाला है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल है तो बहुत ही आसान है, 2 के पावर स्मॉल n रख लेंगे। और अगर सिमेट्रिकल है तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको स्मॉल p और स्मॉल n दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप बात समझ में आ रही होगी। और ये तीसरा वाला कंपाउंड है, जैसे आपने इसे ओपन किया वैसे इसको ओपन करेंगे। इस बार टर्मिनल्स क्या हैं, अलग अलग हैं बेटा, टर्मिनल्स अलग अलग हैं तो समझ में आएगा तुरंत ही ये अनसिमेट्रिकल का केस बनेगा। अनसिमेट्रिकल केस बनेगा और इसमें 3 पाई बॉन्ड है। अनसिमेट्रिकल 3 पाई बॉन्ड तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 यानी सीधे सीधे इसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 8 आ जाएंगे। मैं इसे छोड़ रहा हूँ आप पे, मुझे पता है आप कर लिए होंगे इसे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसे पूछा गया है द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन गिवन कंपाउंड। 2 आपको कंपाउंड दिए गए हैं, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताना है आपको और दोनों के इंटीजर आपको आंसर दिए गए हैं। बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। अब आपको पता हो गया है कैसे करना है, तो आपको कंपाउंड फर्स्ट देखना है कि ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। तो आप देख रहे हैं कि ये टर्मिनल्स क्या है, टर्मिनल्स दोनों अलग अलग हैं और टर्मिनल्स अलग अलग होते ही ये तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि ये क्या कंपाउंड है, अनसिमेट्रिकल है। तो आप देख रहे हैं पहला वाला कंपाउंड क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल केस में
क्या देखेंगे, n क्या है, n 3 है, तो इसके रिस्पेक्ट में 3 के रिस्पेक्ट में 2 के पावर 3, यानी पहले वाले केस का ज्योमेट्रिकल आइसोमर 8 आया। अच्छा 8 आया तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, दो ऑप्शन खत्म हो गए, दो ऑप्शन खत्म हो गए क्योंकि पहला 8 दो ही ऑप्शन में है। अच्छा इस कंपाउंड को जरा देख के बताइए, ये सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल है? तो आप देख रहे होगे कि सर यहाँ पे टर्मिनल में डबल बॉन्ड है, यहाँ टर्मिनल में सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी क्या है, अनसिमेट्रिकल है। अच्छा अनसिमेट्रिकल है तो 2 के पावर 2 4 आ जाए तो पहला वाला सही हो जाए। भैया हमें पता चल गया कि ये अनसिमेट्रिकल है और स्मॉल n की वैल्यू 2 है, तो 2 के पावर 2 4 आंसर आ जाना चाहिए और पहला वाला आपके हिसाब से सही हो जाना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन गलत है, इसका सी वाला पार्ट सही होगा, इसका सी वाला पार्ट सही होगा, एक क्यों नहीं सही होगा? अच्छा आप जरा सोच के बताइए, इसको किसी ने बोला, इसको बोला कि सर ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसको अनसिमेट्रिकल के केस में लिया और इसको 2 के पावर 2 रख के 4 कैलकुलेट कर दिया, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है? जरा इस पाई बॉन्ड को देखिए, इस पाई बॉन्ड को देखिए, इस पाई बॉन्ड के होने या ना होने से कोई फर्क पड़ेगा? अरे भैया बहुत ही केयरफुल रहना है कि ये वही पाई बॉन्ड काउंट करना है स्मॉल n की वैल्यू में जो पाई बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फ्रीक्वेंटली गलतियां होती हैं लोगों से, बहुत तेजी से गलतियां हो जाती हैं, उन्हें केवल रूल पे फोकस होता है, कहते हैं हमें तो सोचना है ही नहीं, हमारे पास रेडीमेड फार्मूला है, हमें स्मॉल n की वैल्यू मिल जाए, सीधे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा और सीधे आंसर मिल जाएगा। लेकिन वो दिमाग के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देते हैं। इस डबल बॉन्ड के होने ना होने से भैया फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन सेम है। अच्छा ये दोनों हाइड्रोजन अगर क्या इसके अबाउट तो आप सिस ट्रांस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे H यहाँ पे H ऊपर नीचे जाएगा तो फर्क पड़ेगा। भैया इसके ऊपर नीचे करने से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी अब एक बात हमें और समझ में आई, एक बात समझ में ये आई कि जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट करना पड़ेगा किसी भी गिवन कंपाउंड में, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो स्मॉल n की वैल्यू है उसे हमें बहुत ही केयरफुल सेलेक्ट करना पड़ेगा। उस स्मॉल n की वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, उस पाई बॉन्ड को स्मॉल n की वैल्यू में काउंट करेंगे जो पाई बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट होगा, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट होगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं, इसमें तेजी से करते हैं इसको। उसमें भी फिर बिल्कुल वही तरीका है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन गिवन कंपाउंड। 4 कंपाउंड हमने आपके सामने 5 कंपाउंड हमने आपके सामने लिख दिया है। इस 5 कंपाउंड में हर इंडिविजुअल कंपाउंड के लिए टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको बताना। अब आपको बहुत तेजी से रिएक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इसे बार बार कर चुके हैं। जरा पहले वाले कंपाउंड को फोकस कीजिए, मैं यहीं सीधे लिखूंगा क्योंकि मैं इसे ज़्यादा रश नहीं करना चाहता क्योंकि बार बार हो चुका है। अब इस कंपाउंड को अगर आप देखें तो पहली बात कंपाउंड को देख के ये चेक करना हो कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। तो जरा देखिए यहाँ पे भैया ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है और इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये नो डाउट ये कंपाउंड क्या है, अनसिमेट्रिकल है। ये बात समझ में आ रहा है कि कंपाउंड क्या है, अनसिमेट्रिकल है। अच्छा अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल ये बात समझ में आ रहा है तो हमें अप्लाई क्या करना है, अप्लाई करना है क्या, 2 के पावर स्मॉल n। अब इस स्मॉल n के लिए, इस स्मॉल n के लिए हमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन कौन सा पाई बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। मतलब इस बार टर्मिनल पे डबल बॉन्ड नहीं है कोई, सब बीच में है और सारे के सारे डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमें स्मॉल n की वैल्यू 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है और सीधे सीधे पता चल जाएगा 2 के पावर 3 यानी 8। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पहले वाले केस में आपको क्या आ गए, 8 आ गए और ये पूरा का पूरा सही है, इसमें कोई गलती नहीं। जरा दूसरे वाले को जरा देखिए, you have to be slightly careful in second question। अगर आप इसको ढंग से देखें तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे यार एक ये सिस्टम आपको नजर आ रहा है, एलीन सिस्टम।
यहाँ पे आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। कुछ लोगों से यहाँ भी गलती हो जाती है, कहते हैं 1 2 3 4 पाई बॉन्ड है, कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, 2 के पावर 4 रख देंगे। अरे ये गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हर पाई बॉन्ड के अबाउट थोड़ी ना कन्फिगरेशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे भैया इस सिस्टम को आपको एक पाई बॉन्ड मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि इस सिस्टम के अबाउट सिस ट्रांस 2 ही तो शो करेगा। यानी इसको स्मॉल n की वैल्यू में 1 काउंट करेंगे और इसको भी 1 काउंट करेंगे। हाँ ये अनसिमेट्रिकल है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू आप 2 ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों के तीनों पाई बॉन्ड एलीन सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पे भी वही 2 के पावर 2, यानी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना आएगा? 4 आएगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे गलती ना हो, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इस क्वेश्चन पे देखिए फिर से एक एलियन सिस्टम आया, एलियन सिस्टम आया। अरे इस एलियन सिस्टम को एक पाई बॉन्ड मान के हम लोगों ने इसमें काउंट कर लिया था, क्या इसको स्मॉल n में काउंट करेंगे या नहीं? मेरा पहला प्रश्न यही है, स्मॉल n की वैल्यू जो हम लोग पुट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेट करने में, क्या इसको काउंट करेंगे या नहीं? तो मेरा ये मानना है कि भैया ये एलीन तो है लेकिन ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब इस एलीन के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होगा। अच्छा, इस सिस्टम के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होगा तो ये स्मॉल n में काउंट नहीं होगा, केवल यही स्मॉल n में काउंट होगा। स्मॉल n में यही काउंट होगा, यानी यहाँ पे भी क्या 2 के पावर n और यहाँ पे n क्या है 2 के पावर 1, यानी कैपिटल N की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी। इस कंपाउंड में आपके 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। व्हाट अबाउट दिस? इसके बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, एक ऑक्सिम है, एक एल्कीन है, तो दोनों ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे इसको भी n की वैल्यू में। अनसिमेट्रिकल दिख भी रहा है तो 2 के पावर n, यानी 2 के पावर 2, यानी इस केस में कैपिटल N 4 आ जाएगा। इस केस में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आएंगे? 4 आएंगे। लास्ट वाले में आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक पाई बॉन्ड के लिए हम लोग फार्मूले को अप्लाई नहीं करते, सीधे समय में आता। अगर किसी का मन कर रहा है तो वो रख ले, n की वैल्यू 1 रखेगा तब भी आ जाएगा। तो इसके बारे में हमें पता है कैपिटल N यहाँ पे 2 आएगा, कैपिटल N की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 2। कौन कौन सा आइसोमर इसमें होगा? सिन और एंटी, बिल्कुल एल्डो ऑक्सिम है, ये हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आया। अब आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। अब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे आप जेईई एस्पिरेंट हो, चाहे आप नीट एस्पिरेंट हो, आपके पास कोई भी असाइनमेंट हो, कोई भी स्टडी मटेरियल हो, उसमें आइसोमेरिज्म पे आप जाइए। आइसोमेरिज्म में जितने भी आपके पास क्वेश्चन हो, स्ट्रक्चरल आइसोमर भी आपने पढ़ लिया, स्ट्रक्चरल आइसोमर के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, और स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर के क्वेश्चन ढूंढ के आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके असाइनमेंट में वो हो, आपके स्टडी मटेरियल में हो, या आपके पास कोई भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आपके पास अगर आप रेफरेंस बुक भी हो तो उससे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपके सारे क्वेश्चन अब आपको निकल जाएंगे।